20 दिसंबर सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। बीबीसी की पड़ताल, म्यांमार में सैनिक कर रहे नागरिकों का सामूहिक नरसंहार। इस्लामी देशों की इस्लामाबाद बैठक में अफगानिस्तान के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब के अलावा किसी ने नहीं की फंड की घोषणा। C'est suite à cette conférence qui s'est tenue aujourd'hui que on verra des dons qui vont venir. गुरुद्वारा मॉब लिंचिंग पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था का क्या है रुख, और जम्मू कश्मीर में किस बात को लेकर शुरू हुआ नया राजनीतिक विवाद। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। तुर्की की मुद्रा लीरा में दुनिया की प्रमुख करेंसियों के मुकाबले भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन की उस घोषणा के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तेजी से बढ़ रही महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ऋण दर को नहीं बढ़ाएंगे। वहां महंगाई की दर 20% तक जा पहुंची है। सोमवार को हुई ट्रेडिंग में लीरा की कीमत 5% और गिर गई। इस तरह से देखा जाए तो पिछले माह में ही मुद्रा डॉलर के मुकाबले अपनी 1/3 कीमत खो चुका है। रविवार को दिए गए एक बयान में एर्दोआन ने कहा था कि उनका धर्म उन्हें ऋण का समर्थन करने से रोकता है। उनके मामले में ये महंगाई को रोकने का दकियानूसी तरीका है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले हफ्ते फिलीपींस में आए तूफान में कम से कम 370 लोगों की मौत हो चुकी है। इस साल फिलीपींस में आने वाले तूफानों में ये सबसे भयंकर था। 3 लाख से अधिक लोगों ने शरणार्थी शिविरों में पनाह ले रखी थी। फिलीपींस के रेड क्रॉस ने कहा है कि वहां भारी बर्बादी का माहौल है, जब तूफान ने घरों, स्कूलों और अस्पतालों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे मध्य और दक्षिणी क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से कट गए हैं। वहां बिजली गुल है और संचार माध्यम टूट गए हैं। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब से कहा है कि वो उस यमनी शहरी को रिहा करें जिसने इस्लाम को तर्क करने के लिए उसे 15 साल की सजा सुनाई गई है। 38 साल के अली अबू लुहूम पर धर्म को त्यागने, यकीन न रखने और अनीश्वरवाद पर ट्वीट करने का उन्हें दोषी पाया गया था। वो फिलहाल यमन की सीमा से लगे नजरून जेल में कैद हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मॉडर्न विचार वाले मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ईश निंदा के कानून को अब खत्म करना चाहिए। सरकारी वकीलों का लेकिन कहना है कि अबू लुहूम को मौत की सजा दी जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि लेबनान के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले साल होने वाले चुनाव में देरी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लेबनान के दौरे पर थे। 2 साल पहले जनता के बीच से आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की उठी मांग के बाद से मार्च में होने वाला चुनाव वहां पहला इलेक्शन होगा। लेबनान भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी मुद्रा भारी तौर पर गिरी है, महंगाई आसमान छू रही है और सरकार बस नाम मात्र को मौजूद है। कल एंटोनियो गुतरेस ने कहा था कि नेताओं ने देश को बीमार कर दिया है, जबकि जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यूरोप में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि बाजार को लगता है कि महामारी को लेकर फिर से कड़े नियम लागू किए जाएंगे। खुलने के बाद ही सूचकांक 2% नीचे गिर गया, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। लंदन, फ्रैंकफर्ट और पेरिस में पिछले 3 सप्ताह में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन देशों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के डिप्टी प्रधानमंत्री ने हालांकि कहा कि आने वाले दिनों में नई रुकावटें लागू नहीं होंगी। रविवार को नीदरलैंड्स ने मध्य जनवरी तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। फ्रांस और डेनमार्क ने भी कड़े नियम लागू करने की घोषणा की है। बीबीसी समाचार। घड़ी में फिलहाल 7:35 बजने को है। दिन भर की अहम खबरों को समेटे बीबीसी हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर आपके साथ है और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार।
बीबीसी की एक जांच में सामने आया है कि म्यांमार के सैनिक शासन ने विद्रोह को दबाने के लिए नागरिकों की सामूहिक तौर पर हत्या करनी शुरू कर दी है। कम से कम 40 ऐसे मौतों के साक्ष्य बीबीसी को हासिल हुए हैं, जिसमें सैनिक शासन का विरोध करने वाले गांव में शहरियों को पहले भारी टॉर्चर से गुजरना पड़ा, जिसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। रिबेका हिंचकी, केल्विन ब्राउन और कोको उंग की रिपोर्ट सुने सुशीला सिंह से। प्रत्यक्षदर्शियों और घटना में बच गए लोगों ने बताया कि सैनिकों ने एक गांव के बाद दूसरे पर छापे मारे, ग्रामीणों को एक जगह पर जमा किया, उनमें से मर्दों को अलग कर भारी यातनाएं दी गईं और फिर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के जो वीडियो फुटेज बीबीसी को उपलब्ध हुए हैं, उनमें इन लोगों को खोदी गई कब्रों में दबा दिया गया। जुलाई के महीने में सगाइंग जिले के कानी शहर में इस तरह की सामूहिक हत्याओं की 4 घटनाएं हुईं। म्यांमार के मध्य में स्थित सगाइंग सैनिक शासन के विरोधी गुटों का मजबूत गढ़ है। सैनिकों ने सबसे अधिक हत्याएं यिन गांव में की, जहां 14 लोगों को पहले भारी यातनाएं दी गई और इस कदर पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद इन नागरिकों की लाशों को जंगल में फेंक दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, उन्होंने मर्दों और औरतों को अलग अलग कर दिया। मर्दों को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया, जिसके बाद उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। हम इस तरह की विभत्स घटना को देखने की क्षमता नहीं रखते थे, तो हमने अपने सिर झुका लिए और रोते रहे। हम उनसे भीख मांगते रहे कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने औरतों से पूछा कि क्या तुम्हारे पति भी इन लोगों में शामिल हैं? अगर हैं तो उनका अंतिम क्रियाक्रम कर दो। बीबीसी ने प्रत्यक्षदर्शियों की सुरक्षा के चलते उनके नामों को जाहिर नहीं किया है। एक व्यक्ति जो भागने में कामयाब रहा, उसने कहा, I was lucky to escape. मैं खुशकिस्मत था कि मैं बच गया। मेरे साथ 11 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन सबको बांध दिया गया था। उन्हें पत्थरों से जगह जगह कुचला गया। बंदूक के कुंदों से उन पर प्रहार किए गए और टॉर्चर दिन भर जारी रहा। जो सैनिक लोगों के साथ ये सब कर रहे थे, उनमें से कुछ तो बेहद युवा थे, 17-18 साल के, लेकिन कुछ उम्र दराज भी थे। उन लोगों की टुकड़ी में औरतें भी थीं। यिन के पास के गांव जी बिन वन में 12 जुलाई को एक सामूहिक कब्र मिली, जिसमें 12 शव मौजूद थे, जिसमें एक बच्चे का भी शव शामिल था। एक शव देखकर लग रहा था कि वो मारे गए व्यक्ति विकलांग थे। सारे शव बुरी तरह से शत विशत थे। पास ही एक बूढ़े व्यक्ति का शव एक पेड़ से बंधा मिला। उसके शरीर पर टॉर्चर के निशान मौजूद थे। वहां के लोगों का कहना था कि उस व्यक्ति के परिवार वाले वहां से पहले ही भाग गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी उम्र को देखकर उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये सामूहिक हत्याएं लगता है लोगों को सजा के तौर पर दी गई थीं। संवाददाताओं का कहना है कि नागरिकों के मिलिशिया समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स को ये सजा सैनिकों को निशाना बनाने के लिए दी गई है। ये लोग म्यांमार में प्रजातंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। म्यांमार में इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, जिसमें नागरिकों को सैनिक निशाना बना रहे हैं। सैनिक शासन में डिप्टी मंत्री जनरल जाओ मिन तुन बीबीसी से सरकार के पक्ष को लेकर बातचीत करते रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कानी जैसी घटनाएं नहीं हुई होंगी। हम किसी का सामना कैसे करना है, इसको लेकर दिए गए आदेश का पालन करते हैं। जब वो हमें दुश्मन समझते हैं और हम पर गोलियां चलाते हैं, तो हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। सैनिक शासन द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच संयुक्त राष्ट्र भी कर रहा है। बीबीसी ने कानी के 11 चश्मदीदों के बयानों को मोबाइल फोन पर हासिल हुए फुटेज और तस्वीरों से मिलाकर घटना की सत्यता की जांच की। ये फुटेज ब्रिटेन स्थित एक स्वयंसेवी संस्था ने जमा किए हैं। सुशीला सिंह रिपोर्ट सुना रही थी। रिबिका हिंचकी, केल्विन ब्राउन और कोको उंकी। ये बीबीसी की खास रिपोर्ट थी। म्यांमार की डीके परमार कहते हैं कि यदि म्यांमार लश्कर ताकत के बलबूते पर यातना देना जो है वो बौद्ध धर्म के खिलाफ है। तो परमार साहब, मैं कहना चाहूँगा कि थाईलैंड और श्रीलंका पर भी आपकी निगाह जानी चाहिए। गोल्डू के सिंह कहते हैं कि साल मार्च में ही म्यांमार में सेना और नागरिकों के बीच तब से संघर्ष जारी है, जिसकी वजह से अब तक हज़ारों की संख्या में आम शहरियों की जो हैं वो मिजोरम जैसे भारत के राज्यों में आकर शरण लेने को मजबूर हैं। और अब रुख करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन देशों की पाकिस्तान में हुई बैठक की।
उसने ये फैसला लिया है कि वो दुनिया में तेजी से बढ़ते इस्लाम विरोधी माहौल का सीधे तौर पर सामना करेंगे। साथ ही पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने मिलकर एक मीडिया नेटवर्क शुरू करने की बात फिर से दोहराई है। सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब, ईरान और मलेशिया के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। मैंने थोड़ी देर पहले बात की इस्लामाबाद में मौजूद BBC संवाददाता फरहत जावेद से। मेरा पहला सवाल था कि 57 इस्लामिक देशों की इस बैठक में अफगानिस्तान को आर्थिक मदद मुहैया करवाने को लेकर फैसला लिया गया, वो क्या था? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, उसकी एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। मोर देन 70 डेलीगेशंस आए हुए थे मुख्तलिफ मुल्कों से, जिनमें इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कंट्रीज शामिल हैं। और यहाँ कल तकरीबन पूरा दिन उनका सेशन जारी रहा है। और उस सेशन के बाद फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया सबसे जो की फैसला था वो ये कल डिसीजन हुआ कि OIC के ज़ेरे इंतज़ाम जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उसमें अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम करने का डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है उसके कायम करने का डिसीजन हुआ है। और उसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से अफगानिस्तान में स्पेशल एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी पोजीशन जो है वो अनाउंस कल की गई है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे जोर दिया कि इस पूरे इजलास का जो मकसद है वो अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिल्ड हो रहा है उससे मुताल्लिक है। और इस बात पे सबने एग्री किया है कि जो भी सैंक्शंस हैं उन लोगों पर जो कि अफगानिस्तान में अब हुकूमत कर रहे हैं, जैसा कि तालिबान के लोग हैं या हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं, उन सैंक्शंस को अवाम से अलग रखा जाए। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कुछ इक़दाम के बारे में बात की और उन्होंने कहा, There was talk about how to devise a mechanism for disbursement. इस बात को लेकर बातचीत हुई कि पैसों के वितरण के लिए किस तरह की प्रक्रिया स्थापित की जाए। सबसे पहला काम है कि लोगों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन जब आप ऐसा कर लेते हैं तो सवाल खड़ा होता है, इसे लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए। इसको करने के लिए एक तरह की प्रक्रिया स्थापित करनी होगी और उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन जहां एक तरफ शाह महमूद कुरैशी ये बातें कह रहे हैं कि एक तरह का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, वहीं जो मेंबर जो मुल्क हैं उन्होंने किसी तरह का वायदा नहीं किया, यानी फंड को लेकर कि कितना पैसा वो अफगानिस्तान की मदद के लिए देने जा रहे हैं। ये मीटिंग होने से पहले इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज यहाँ पे आ रहे हैं, उनमें से खास तौर पे जो रिच कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से अफगानिस्तान के लिए बहुत खुल के मदद का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल सिर्फ सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर थे फैसल बिन फरहान, उन्होंने ये अनाउंस किया कि $265 मिलियन, ये तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन सऊदी रियाल बनते हैं, ये अफगानिस्तान की असिस्टेंस के लिए दिए जाएंगे। और जबकि पाकिस्तान ने एक मरतबा दोबारा, जो पाकिस्तान इससे पहले कमिट कर चुका है कि $30 मिलियन जो है वो अफगान एड के तौर पर दिए जा रहे हैं, कुछ दे दिए गए हैं, कुछ दिए जाएंगे। इन दो मुल्कों के अलावा किसी और मुल्क की जानिब से कोई सब प्लेज नहीं किया गया। सिर्फ ये ऐलान हुआ कि एक जो अकाउंट है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बहुत से मुल्क जो हैं वो मदद करना चाह रहे थे, बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वहाँ पे अवाम की मदद करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है अफगानिस्तान का वो कोलैप्स कर चुका है तालिबान के आने के बाद, पावर में आने के बाद। यही जो सवाल है जो आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा गया। और जो उस मौके पर जो OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। C'est suite à cette conférence qui s'est tenue aujourd'hui que on verra। हाँ, हमने ये फंड स्थापित कर दिया है, लेकिन इस बात को लेकर हमने अफगान शासन से किसी तरह का संपर्क नहीं किया है। हम जल्द ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संपर्क करेंगे और उनकी जरूरतों का पता लगाएंगे, तभी हमारे पास दान की राशि आनी शुरू होगी। अभी तक हमारे पास किसी तरह की राशि नहीं पहुंची है। ये थे रिपोर्ट हमने फरहत जावेद से की थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कल इस्लामी देशों की जो बैठक हुई थी उस पर। कल जब पाकिस्तान में इस्लामिक देशों के संगठन की बैठक हो रही थी तो भारत में भी मध्य एशिया डायलॉग का सेशन जारी था। मध्य एशियाई देशों के 5 विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में इसमें हिस्सा लिया। बैठक में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल रहे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं BBC संवाददाता मोहम्मद शाहिद। शाहिद, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताएं कि क्या फैसला हुआ, किसी तरह का कोई बयान आया बैठक के बाद?
फैसल, जैसे कि आपने अभी बताया कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश जो मध्य एशिया के हैं और इनमें से 3 जो देश हैं उनकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। तो इन देशों ने जो इनके जो विदेश मंत्री थे वो कल पहुंचे हुए थे और उन्होंने भारत के साथ मध्य एशिया और भारत का जो एक डायलॉग था वो किया था, जो भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके नेतृत्व में। तो इस दौरान जो मेन इनकी जो मुख्य बात थी वो व्यापारिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेकर थी और साथ ही साथ इनको अफगानिस्तान के हालात पर भी जो है वो चर्चा करनी थी। तो जो कल बैठक थी, डायलॉग था, उस डायलॉग के बाद एक साझा बयान जारी किया जिसमें व्यापारिक हितों को लेकर और जो ईरान में चाबहार बंदरगाह है उसको लेकर एक अहम सहमति बनी है अब सारे देशों के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम मुद्दा था अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि भारत को हमेशा से एक खतरा रहता है, लगता है कि एक सुरक्षा और भारतीय सुरक्षा के नजरिए से अफगानिस्तान में जब से तालिबान शासन आया है तो एक डर सा रहता है। तो इसको लेकर जो एक साझा बयान जारी किया गया उसमें बताया गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं होना चाहिए, ये 5 मध्य एशियाई देशों और भारत ने कहा है। और साथ ही इस बात को भी कहा गया कि जो वहां पर अफगानिस्तान में जो एक मानवीय संकट पैदा हो चुका है, जो वहां पर अर्थव्यवस्था उसकी गिर रही है, तो उसको लेकर कहा गया है कि वहां पर मानवीय सहायता जो है वो तुरंत मुहैया करानी चाहिए, जिसको लेकर एक सहमति बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहम्मद शाहिद। और अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां मॉब लिंचिंग के 2 मामले पिछले दिनों सामने आए हैं। कपूरथला में ताज़ा मामला आया है। वहां के निज़ामपुर गांव के गुरुद्वारा साहिब में कल जो है वो बेअदबी के नाम पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। हमारे साथी BBC संवाददाता अरविंद छाबड़ा इस वक्त कपूरथला में ही मौजूद हैं। अरविंद, ये बताएं कि जो घटना हुई वो क्या थी, संक्षेप में बताएं, और साथ ही सिखों की जो धार्मिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था SGPC, उसने इस पर क्या फैसला लिया है? जी देखिए, मामला रविवार का, जैसे आपने बताया, सुबह लगभग 4 बजे का है। जो मेरी वहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि 4 बजे जब पूरा घना कोहरा था वहाँ पर पूरे इलाके में, उस वक्त एक शख्स जो है जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उन्होंने गुरुद्वारे की पिछली दरवाजे से जो लॉक रहता है उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद बेअदबी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उसे रोका और सवाल जवाब किए तो उनको उन पर शक हुआ। जो वहाँ पे निशान साहब है वहाँ से छेड़छाड़ की गई थी और कुछ जो कपड़े हैं वहाँ पर उथल पुथल की गई थी। तो अपनी तरफ से उनका ये कहना था कि वो शख्स बेअदबी कर चुका था, उसको ये लग रहा था कि वो अंजाम दे चुका है बेअदबी का। उसने भागने की कोशिश की वहां से, और लेकिन लोगों ने उस पर काबू पा लिया और उसे जो गुस्से में भीड़ थी उन्होंने पिटाई की और उसके बाद उसकी जो है, इससे पहले कि उसे अस्पताल ले जाया जाता, उसकी मौत हो चुकी। लेकिन अरविंद छाबड़ा, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। जी हाँ, देखिए जिस जगह पर ये है, ये जो कपूरथला गुरुद्वारा है, कपूरथला में निज़ामपुर एक गांव है और ये अमृतसर जो दूसरी जहाँ से घटना हुई लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर। और बिल्कुल इसके पास ही निज़ामपुर का जो गुरुद्वारा है, बिल्कुल इसके पास पुलिस की चौकी है, बिल्कुल आमने सामने गुरुद्वारा और पुलिस की चौकी बिल्कुल आमने सामने। पुलिस जो है वो अंदर आ गई थी और वो चाहते थे कि उनको उसके हवाले कर दिया जाए उस व्यक्ति को, लेकिन उनका जो गुरुद्वारे में मौजूद थे लोग, आई विटनेसेस, उनका ये कहना है कि वो लोग गुस्से में थे और उन्होंने उसकी पिटाई की और वहीं पे उसकी जो है उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इनिशियली शुरुआती जांच में ये भी कहा कि ये हो सकता है कि वो शख्स यहाँ चोरी के इरादे से आया हो, ऐसी बात हो रही थी। लेकिन रात होते होते पुलिस ने अपना स्टैंड चेंज किया और बेअदबी का जो मुकदमा है वो दर्ज किया है ए के तहत IPC की। कोई चोरी का या कोई मर्डर का जो मुकदमा है ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया गया। मेरी बात SSP से भी हुई, उन्होंने कहा कि हम पहले पोस्टमार्टम करेंगे। याद रहे कि जैसे मैंने बताया कि ये अभी तक अज्ञात है जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, और 72 घंटे का वक्त होता है ताकि उसको पहचाना जा सके, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अरविंद, ये बताइए कि इस बात को लेकर वहाँ के राजनीतिक दलों का और जनता का क्या रुख है, क्योंकि भारत में लिंचिंग पिछले चंद सालों में हर जगह से सुनने को आ रही है, लेकिन पंजाब में ये शायद
पहला 2 मामला है जहां एक के बाद एक लिंचिंग हुई है बेअदबी के नाम पे। जी देखिए, पिछले दिनों में ये तीसरी घटना है। एक आपको याद होगा सिंगू बॉर्डर, जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पर, वो उसी तरीके की घटना हुई थी। और जब कुछ निहंग वहाँ पे लोग थे, उन्होंने जब ये कहकर मार दिया कि वो व्यक्ति बेअदबी करना चाहता, तो उसके बाद ये 2 दिनों में 2 घटनाएं यहाँ पंजाब में देखने को मिली हैं। तो पंजाब में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, अगले मार्च तक सरकार बननी है यहाँ पर। और ये पूरी राजनीति जो है इस वक्त गरमाई हुई है इस बात को लेकर, जो बेअदबी का मुद्दा है। ये पहले ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बेअदबी का। तो अब ये जो लिंचिंग हो रही है, जो हत्याएं हुई हैं, इनको लेकर पूरी राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस इस वक्त यहाँ सत्ता में है, कांग्रेस की बात करें, शिरोमणि अकाली दल जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी 2 है यहाँ पर, एक आम आदमी पार्टी है, ये तीनों पार्टियां अगर हम बात करें तो ये इस बात की तो निंदा कर रही हैं कि यहाँ पर बेअदबी की कोशिश की गई या बेअदबी हुई। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने इस बात की भी निंदा की हो कि लिंचिंग हुई है, या मतलब लिंचिंग की सीधे तौर पर किसी तरह की निंदा या आलोचना नहीं की जा रही। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अरविंद छाबड़ा। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हाल में तैयार हुए इसके ड्राफ्ट में कश्मीर घाटी की सीटों में बढ़ोतरी कम की गई है, मात्र 1, जबकि जम्मू की सीटों की तादाद बढ़ा दी गई है 6। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रियाज मसरूर। रियाज साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि कैसे प्रभावित करेगा ये फैसला जम्मू कश्मीर की राजनीति को? जी देखें, यहाँ पर जो कश्मीर घाटी की राजनीति है उसका जो पूरा ओढ़ना बिछोना है वो ये है कि कश्मीरियों को जो है जम्मू के मुकाबले में ज्यादा छोटा करके न दिखाया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है और ये दावा है, वो जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके मुताबिक चूंकि कश्मीर की जनसंख्या जो है वो जम्मू की जनसंख्या से 15 लाख ज्यादा है, यानी जम्मू की जनसंख्या उस जनगणना के अनुसार 53,50,000 है, जबकि कश्मीर की जनसंख्या 68,80,000 है। तो उसको आधार बनाते हुए कश्मीरी राजनेताओं का मानना है कि जब भी कोई ऐसा परिसीमन होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट जो है वो जनसंख्या के आधार पे किया जाएगा, लेकिन ऐसा जो इस ड्राफ्ट में है वो नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है उस केस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, सब जुडिस है। तो उन्होंने लेकिन इसका समर्थन करते हुए इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। इससे एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है यहाँ की राजनीति, क्योंकि सभी लोगों ने, जिनमें सजाद लोन, महबूब मुफ्ती और दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये इशारे दिए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉम्प्रोमाइज किया है। और यही वजह है कि दिल्ली में उस मीटिंग में बैठने के बाद, वो ड्राफ्ट लेने के बाद दिल्ली में कोई प्रतिक्रिया जाहिर किए बगैर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि वो इसे मुस्तरद करते हैं, इसे मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जम्मू को 6 सीटें देने का मतलब है कि कश्मीर की जनसंख्या को जो है वो खातिर में नहीं लाया गया। और एक तरह से उसका राजनीतिक जो दबदबा है या जो मुकाम है वो कश्मीर का कम हो जाएगा, जबकि लद्दाख पहले ही अलग हो चुका है। जी जाहिर है, इसमें ये सबसे बड़ी अनोखी बात ये है कि पहले जो हैं जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ था 1995 में, उस वक्त यहाँ राष्ट्रपति शासन था, उस वक्त भी असेंबली नहीं थी। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन का जो मैंडेट है उसमें जो सांसद हैं, सभी सांसद उसके स्टेट मेंबर्स होते हैं। तो उस वक्त भी जो है एमपीज को स्टेट मेंबर्स बनाया गया और आज भी एमपीज को स्टेट मेंबर्स बनाया गया। तो 46 सीटें हुआ करती थी 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले कश्मीर की, और जम्मू की हुआ करती थी 37। लद्दाख अलग होने से क्या हुआ, क्योंकि लद्दाख कश्मीर डिवीजन का क्षेत्र था और 4 की 4 सीटें जो लद्दाख की थी वो कश्मीर के खाते से कट गईं। पहले ही 4 सीटें अलग हुई हैं, उसका प्रभाव कोई जम्मू पे पड़ा नहीं। तो इसीलिए कश्मीर के राजनेता समझते हैं कि एक इंसल्ट है। इसमें सजाद लोन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये तक गुस्से में घोषणा कर दी है कि वो ये राजनीति छोड़ रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ पे ऐसी 30,000 कब्रें हैं जिनमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए गोली खाई है और ये उनका अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रियाज मसरूर साहब श्रीनगर से। और अब सुनते हैं खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। एक कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद, और ये कहावत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेट रिश्तों पर बिल्कुल सही उतरती है। जो न्यूजीलैंड इसी साल पाकिस्तान जाकर भी बिना क्रिकेट खेले सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वापस लौट गई, वही न्यूजीलैंड अब पाकिस्तान जाकर खेलने को तैयार है। न्यूजीलैंड को इस साल अक्टूबर में 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन वो पहले एक दिवसीय मैच में टॉस होने से कुछ मिनट पहले अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए वापस लौट गई और दौरा रद्द हो गया। न्यूजीलैंड की टीम अगले साल दिसंबर से जनवरी यानी 2022-2023 में 2 टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी और इसके बाद अप्रैल 2023 में 5 मैचों की एक दिवसीय और 5 मैचों की ही 2020 सीरीज खेलेगी। और अब समीक्षा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास बनाकर भी इतिहास बनाने से चूक गए भारत के किदाम्बी श्रीकांत, जबकि सिंगापुर के लोह किन यू ने चैंपियन बनकर रचा वास्तविक इतिहास। After 18-16, I would have really had the second set, and then who knows what would have happened in the third set. In such a big event. दूसरे सेट में मैं एक समय 18-16 से आगे था और कौन जानता है कि तीसरे सेट में क्या होता। ऐसे में 2-3 पॉइंट का अंतर बहुत होता है। मैंने ऐसी बातों को इस टूर्नामेंट से सीखा है और मैं इस पर काम करूंगा। ऐसा कहना है भारत के किदाम्बी श्रीकांत का, जो कल स्पेन में समाप्त हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिंगापुर के लोह किन यू से सीधे गेमों में 21-15, 22-20 से हार गए। परिणाम बताता है कि मुकाबला जोरदार रहा। फाइनल में हारने के कारण किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इतिहास तो उन्होंने बनाया, लेकिन विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बनते बनते रह गए। पहले गेम में भी 12वीं वरीयता हासिल किदाम्बी श्रीकांत एक समय 9-3 से आगे थे, लेकिन इसके बाद वो पिछड़ते चले गए। गैर वरीयता हासिल सिंगापुर के लोह किन यू अपनी कामयाबी पर खुशी नहीं वरन बेहद खुश दिखे। लोह किन यू 24 साल के हैं और ये उनके बैडमिंटन जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने इसी साल डच ओपन के फाइनल में भी एक अन्य भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को 21-21 से हराया था। उन्हीं लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में हमवतन भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत से 21-17, 14-21, 17-21 से हारे। खैर, जो भी हो, भारत को तो 2 पदक हाथ लग ही गए, लेकिन महिला एकल वर्ग में भारत की पीवी सिंधु अपना खिताब गंवा बैठी। पीवी सिंधु का अभियान इस बार क्वार्टर फाइनल में ही शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग ने 21-17, 21-13 से हराकर समाप्त कर दिया। पीवी सिंधु ने साल 2019 में खिताबी कामयाबी हासिल की थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के खाते में अब 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य सहित 12 पदक हैं। उधर बांग्लादेश के ढाका शहर में खेली जा रही मेंस एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं, जहां कल पहले सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से और दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। वैसे भारत ने अपने शुरुआती दौर के अंतिम मैच में भी जापान को 6-0 से हराया, लेकिन 6 टीमों के बीच खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में जापान चौथे स्थान पर रहा, इसलिए उसे सेमीफाइनल में खेलने का हक मिला। वहीं मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन आज इंग्लैंड को 275 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए दूसरी पारी में 468 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 192 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने 44
और रॉरी बर्न्स ने 34 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉय रिचर्डसन ने 42 रन देकर 5 विकेट झटके। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया था राजेश चौहान ने, माफ कीजिएगा। फैसल मोहम्मद अली को दें इजाजत। जाते जाते लक्ष्मण झा कहते हैं कि सांप्रदायिकता की लहर चारों तरफ फैल रही है। म्यांमार की घटना निंदनीय है। पड़ोसी देश भारत को खुलकर सामने आना चाहिए और प्रजातंत्र की बहाली के लिए जोर देना चाहिए, लेकिन भारत ने अब तक खामोशी अख्तियार कर रखी है।